बच्चों आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडिया। हमने लास्ट क्लास में भी इसके बारे में कुछ बात की थी। हमारे पास इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो हमारे पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बाद ये सेकंड सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे इंडिया में एप्लीकेबल हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो IFRS क्या है, जिनसे इंडियस बने हैं या ये क्यों आए। बच्चों हमारे पास एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं जिसे हम IFRS में बोलते हैं, जो IFRS फाउंडेशन यूके लंदन में है सेटअप IFRS फाउंडेशन, उन्होंने इसे बनाया है IFRS को। पहले इसे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IAS भी बोला जाता था, लेकिन अब IFRS के नाम से ये फेमस है। पहले बॉडी भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था IAS भी, लेकिन अब IFRS कमेटी के नाम से सेटअप है। तो ये IFRS क्या है बच्चे? ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनल लेवल पर एप्लीकेबल होते हैं। यूके ने बनाया, बहुत से देशों ने इसे एज इट इज अडॉप्ट किया है अपने देश में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए या फिर अकाउंटिंग के लिए हम बात करें तो। लेकिन इंडिया के में सेपरेट सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अपने ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल होते थे। यहाँ इंडिया IFRS फॉलो नहीं करता था और बहुत से देशों ने IFRS को फॉलो नहीं किया, अपने स्टैंडर्ड्स बनाए, लेकिन वो IFRS जैसे ही बने हुए हैं। अब इंडिया में क्या दिक्कत आता था, आप लोग देख रहे हैं बहुत से टाइम से गवर्नमेंट FDI मतलब बाहर की कंपनियों को प्रमोट कर रही है इंडिया में आकर बिजनेस स्टार्ट करें, या और पहले भी बहुत सी कंपनी इंडिया में बिजनेस करती हैं, चाहे वो इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग नहीं लगाती लेकिन ट्रेडिंग करती हैं। अब आप देखें तो बहुत सी MNCs है जो हमारे यहाँ बिजनेस कर रही है, जैसे नेस्ले है, आप लोग देख ही रहे हैं नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं, और हमारी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, ये भी सब्सिडरी है एक इंटरनेशनल कंपनी की। ITC है, ये भी सब्सिडरी है ATC अमेरिकन टोबैको कंपनी की। तो ये सब विदेशी कंपनियां हैं। कोका कोला है, पेप्सिको है, लहर है, पेप्सिको का ही ब्रांड है वो। तो ये सब हमारे यहाँ पर जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं जो यहाँ बिजनेस कर रही हैं, और भी बहुत सी हैं, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, आप लोग देखेंगे तो बहुत सी आपको मिल जाएंगी। इन सब कंपनियों को इंडिया में बिजनेस करने में इतनी दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन बिजनेस की बुक्स बनाने में बहुत दिक्कत आती थी। दिक्कत क्यों? इनकी जो इंटरनेशनल बिजनेस की बुक्स हैं या बाकी कंट्रीज की, जैसे अमेरिका, UK और यूरोप में, इन सब कंपनीज में IFRS एप्लीकेबल हो रही हैं, तो इनकी सभी बुक्स सिंगल एक ही अकाउंटिंग पॉलिसीज पर बनती थी, सभी को मर्ज करने में कोई इशू नहीं आता था। लेकिन इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिफरेंट थे, यहाँ की बुक्स को वहां मर्ज करने में बहुत दिक्कत आती थी। तो जो बुक्स हमारे यहाँ बनती थी, ये होती थी जी बच्चों AS के अकॉर्डिंग, और जो बुक्स होती थी अदर कंट्रीज की, ये होती थी IFRS के अकॉर्डिंग। अब इन दोनों को आपस में कंसोलिडेट करना बहुत मुश्किल था। मीन्स इन दोनों को मिलाकर एक बुक्स बनाना बहुत मुश्किल था। लगभग ये काम लगाकर चले कि नॉर्मली एक प्रोफेशनल के लिए इम्पॉसिबल हो जाता था, कंपनीज के लिए भी, क्योंकि इनके लिए ऐसे प्रोफेशनल चाहिए जिन्हें AS की भी नॉलेज हो, जिन्हें IFRS की भी नॉलेज हो। जो AS की बुक्स को IFRS में कन्वर्ट कर सके, वो तभी कर पाएंगे जब उन्हें AS की भी नॉलेज है और IFRS की भी नॉलेज है कि AS के अकॉर्डिंग बुक्स में क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या प्रोसेस फॉलो की गई है और IFRS के अकॉर्डिंग क्या फॉलो की जानी चाहिए थी, तभी वो इसे कन्वर्ट कर पाएंगे। कन्वर्ट ये बुक्स वहां कन्वर्ट होंगी तभी वो कंसोलिडेट हो पाएगा। तो अब ये प्रोसेस लगभग इम्पॉसिबल हो जाता था। अब इम्पॉसिबल को पॉसिबल कौन करता था? हमारे पास कुछ यहाँ पर फर्म्स है, आप लोग देखते हैं बिग फोर्स है। अब बिग फोर्स ही ऐसी फर्म्स हैं जो इंडिया में भी सेटअप है, इंडिया से बाहर भी सेटअप है, जिनके पास ऐसे प्रोफेशनल्स इंडिया में भी हैं, हमारे यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्हें AS आते हैं, और कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमोट किए गए फॉरेन में, जिन्हें IFRS आते थे, या बाहर से भी कुछ कंट्रीज के चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्हें IFRS आते हैं। तो ये दोनों मिलकर ही ये काम करते थे, उसके लिए कंपनी से बहुत हैवी फीस चार्ज किया करते थे। अब
कंपनीज को इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती थी। कंपनीज ने इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी समय से कंपनीज कहती थी कि आप भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऐसे फॉलो करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ ही मिलते जुलते हों, या फिर उनसे सेम एज इट इज़ उन्हें ही फॉलो कर दिया जाए, ताकि हम लोगों को ये इश्यूज ना आए बाद में। तो बहुत टाइम से इंडिया में IFRS को फॉलो करने की बात चल रही थी, लेकिन अब इंडियन गवर्नमेंट एज इट इज़ किसी के बनाए गए स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर सकती। अगर कर देती तो शायद हमारे यहाँ ICAI की बॉडी और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बेइज्जती हो जाती, क्योंकि हमारे यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा मेहनती हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी CA फाइनल जो वर्ल्ड टफेस्ट कोर्स है, और अब अगर ऐसा कर देते तो शायद ये सही नहीं रहता, रेपुटेशन खराब हो जाती। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने कहा हम एज इट इज सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS ही एप्लीकेबल नहीं करेंगे, हम अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, अभी भी दूसरे एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, लेकिन ये कन्वर्स्ड IFRS होंगे। कन्वर्स्ड मतलब जो IFRS के बेसिस पे ही बनाए जाएंगे, मीन्स IFRS को ही एज इट इज अडॉप्ट किया जाएगा। उसमें कुछ एक चेंजेस जो हमें अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या अपने कंट्री के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगेंगे नेसेसरी, वो चेंजेस हम उसमें कर देंगे। अदरवाइज वो एज इट इज सेम IFRS होंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा इश्यूज नहीं रहेंगे। कुछ छोटे मोटे चेंजेस करने होंगे, वो कर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और हमारे यहाँ के चार्टर्ड अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग हैं, हम इंडिया से पढ़ेंगे तो हम इंडिया के अकॉर्डिंग इन कंपनीज की बैलेंस शीट बनाएंगे। उसके बाद कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं वो हम भी बहुत इजीली कर सकते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यूज नहीं आता कंपनीज के लिए यहाँ पर। तो इसको कैसे सही किया गया जी, अब ये बुक्स हमारी बनती हैं इंडेस के अकॉर्डिंग। अब ये सारा प्रोसेस हमारे लिए पॉसिबल हो गया। अब ये सारा प्रोसेस बहुत इजी हो गया। इंडियस वाली बुक्स हैं ये IFRS के जैसे ही हैं, इसे हम कन्वर्ज IFRS भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स IFRS से ही कन्वर्ज करके बनाए गए हैं। तो ये चीज़ समझ आ गई आपको कि इंडियस कैसे है, कहाँ से आए, और इसे क्या कहते हैं, क्यों लाया गया है इंडिया में। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्यों लाया गया है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी इसका इंडेस का बनाने का प्रोसेस, सेटिंग प्रोसेस कैसा बच्चों, बिल्कुल सेम जो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ा था, यहाँ भी ICAI ही बना रहा है इसे। वो रिकमेंड कर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी है नाकास जो फर्दर रिकमेंड करती है MCA को, MCA नोटिफाई कर देता है जो कंपनीज पर एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो अभी तक ये कंपनीज पर एप्लीकेबल है, अदर देन कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर जो है इसकी बात करते हैं, इसे नोट करते हैं जो भी हमने बात की। मैं आप लोगों को नोट्स भी एज इट इज वही सेम बना रहा हूँ जो ICAI के स्टडी मैट में है, ताकि एग्जाम में आप लोगों को काफ़ी बेनिफिशियल होए। एज इट इज ICAI भी यही एज इट इज जो नोट्स हैं यही आंसर एज इट इज आपको, अगर क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में पूछा जाता है तो यही आंसर एज इट इज वो सजेस्टेड में देता है, और यही आंसर एज इट इज वो आपसे भी मांगता है। तो इसीलिए मैं आपको सेम ICAI की लैंग्वेज वाले ही नोट्स आपको बनवा रहा हूँ। लिखिए जरा, इंडेस IFRS converged accounting standards issued by Central Government of India under the supervision and control of Accounting Standard Board of ICAI and in consultation with नाकास। इसे आप लिख सकते हैं नाउ NFRA
बुक्स पे NFRA हो चुका है, प्रैक्टिकल अभी भी नकाशी है। नकाश हमने बात की थी लास्ट क्लास में, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। NFRA क्या है मैं लिखवा देता हूँ आप लोगों को। NFRA है हमारी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके बारे में भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी। ये अभी तक कंस्टिट्यूट नहीं हुई है, बुक्स में इसे कह दिया गया है कि NFRA अब बनाई जाएगी, लेकिन अभी तक ये नहीं बनी। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी नाकास की ही है, तो अभी हमारे पास यही चल रहा है। लेकिन जैसे NFRA बनेगी तो नाकास को विड्रॉ कर दिया जाएगा। हमारे पास दूसरा है जी IFRS। इसकी भी फुल फॉर्म मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। ये हमारे है जी IFRS। तो ये हमारा ये टॉपिक है, कह रहा है जी इंडियस क्या है जो IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इशू कौन कर रहा है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है अंडर द सुपरविजन और कंट्रोल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ ICAI। सुपरवाइज भी करता, बनाता भी यही है। एंड इन द कंसल्टेशन विद नाकास या नफरा से कंसल्टेट किए करके सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इशू कर देते। सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करने का मतलब MCA भी इशू करता है, MCA इशू करता है। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी MCA को ही दी हुई है, तो अगर MCA से नोटिफाई करता है तो हम यही मान के चलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही नोटिफाई किया, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है MCA को नोटिफाई करने के लिए, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही एक बॉडी है। अब दूसरी बात इसमें आती है कि इसे मैं रब कर रहा हूँ रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियस। ये इंडिया में इम्प्लीमेंट कैसे होंगे? ये 2015 से इम्प्लीमेंट किए गए 1 अप्रैल 2015 से, लेकिन तब सिर्फ रिकमेंडेटरी बेसिस थे, मैंडेटरी नहीं थे। 1 अप्रैल 16 पे ये मेरे से मैंडेटरी किए गए उन कंपनीज के ऊपर जिनकी नेटवर्क 500 करोड़ से ज्यादा थी, और 1 अप्रैल 17 से एप्लीकेबल किए गए सभी लिस्टेड कंपनीज पर या अदर नॉन लिस्टेड कंपनीज जिनकी जिनकी नेटवर्क 250 करोड़ से ज्यादा थी। तो ये हमारे पास 1 अप्रैल 15 से रिकमेंडेटरी, 16 से उन कंपनीज पर जिनकी 500 करोड़ से नेटवर्क ज्यादा थी, 17 से उन कंपनीज पर जिनकी 250 करोड़ से नेटवर्क ज्यादा थी। 1 अप्रैल 2018 से ये NBFCs और बैंकिंग कंपनीज पर भी एप्लीकेबल हो गए हैं। तो हम इसकी जरा बात करते हैं। या के सिलेबस का पार्ट है IPCC फर्स्ट ग्रुप में, इंट्रोडक्शन टू इंडियस। इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आ सकता है आने वाले समय में, तो इसे कवर करके जाना। सिर्फ 5 या 10 मिनट लगेंगे आपको इसे रीड करने में। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फर्स्ट अप्रैल 2015 से हमने बोला था कि ये कैसे थे, वॉलंटरी बेसिस थे। सभी कंपनीज को कहा गया था कि आप चाहें तो 1 अप्रैल 15 से एप्लीकेबल कर सकते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन मैंडेटरी नहीं था। 1 अप्रैल 16 से ये मैंडेटरी कर दिया गया था। किन कंपनीज के ऊपर? जिनकी नेटवर्क कितनी थी? 500 करोड़ से एक्सीड कर रही थी। सिर्फ उन्हीं कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल था। एंड इट्स सब्सिडरीज, एसोसिएट्स
जॉइंट वेंचर्स एंड पेरेंट कंपनी। बच्चों एक ग्रुप कंपनीज, सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर, इन सबकी एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनती है। तो अगर किसी ग्रुप में एक कंपनी के ऊपर भी इंडिया से एप्लीकेबल हो गए तो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो इसकी सब्सिडरी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर या फिर पेरेंट कंपनी ही क्यों ना हो, मींस होल्डिंग कंपनी क्यों ना हो। ऐसा इसलिए ताकि क्योंकि अगर एक कंपनी इंडिया फॉलो करेगी, बाकी पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो कंसोलिडेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक कंपनी पर भी एप्लीकेबल हो गए तो उसकी सभी ग्रुप कंपनीज पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। उन सबको फॉलो करने पड़ेंगे चाहे वो इस लिमिट में नहीं भी आते। नेक्स्ट है जी 1 अप्रैल 2017 से, यहां भी मैंडेटरी है, लेकिन यहां मैंडेटरी किसके लिए है जी? ऑल लिस्टेड कंपनी, और companies in the process of listing in any stock exchange in India or outside India, or unlisted companies having net worth exceed rupees 250 crore। और लास्ट में वही कि उसकी सब्सिडरीज, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स एंड पेरेंट कंपनी। 1 अप्रैल 2017 से किनके लिए मैंडेटरी था बच्चों? सभी लिस्टेड कंपनीज के लिए और अदर ऐसी कंपनी जो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। 1 अप्रैल 17 को उन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया से बाहर, अप्लाई किया हुआ था तो उन पर भी एप्लीकेबल है, क्योंकि 31 मार्च तक तो उनके लिए वो लिस्टेड की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो इसलिए 1 अप्रैल 17 से ही अगर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है तो इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, उन्हें इंडिया से अप्लाई करने पड़ेंगे। तो इसी करके यहाँ सभी लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग कंपनीज पर एप्लीकेबल है। और ये अनलिस्टेड कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से एक्सीड करती है उन पर भी एप्लीकेबल है। लिस्टेड कंपनीज की नेटवर्थ चाहे 1 लाख ही क्यों ना हो तब भी उन पर ही एप्लीकेबल है। अनलिस्टेड के लिए सिर्फ लिमिट है 250 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ है तो एप्लीकेबल है। और जितनी भी कंपनीज में हमने पहले बात की जिस पर एप्लीकेबल हो गई तो उसकी सभी ग्रुप कंपनीज को ये अप्लाई करने पड़ेंगे मैंडेटरी बेसिस पे। तो ये है कि 1 अप्रैल 15 से 16 से और 17 से ये कंपनीज पर अप्लाई किए गए। एनबीएफसी और बैंकिंग कंपनीज के लिए सेपरेट प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, उनकी डेट्स अलग हैं। इसी में ये 3 पॉइंट आपके हो गए, 1 अप्रैल 15 से 16 से 17 से। नेक्स्ट 4th आप इसी में देखें रोड मैप में 4 एनबीएफसीज substitute the date of applicability as 1st April 2018 instead of 1st April 2016 and 1st April 2019 instead of 1st April 2017। ये कहता है जी सभी एनबीएफसीज के लिए जो हमने 1 अप्रैल 16
की पड़ी थी अदर कंपनीज के लिए, वो डेट एज इट इज 1 अप्रैल 2018 है। मींस एनबीएफसी के लिए अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो 1 अप्रैल 18 से एप्लीकेबल है। अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही लेकिन वो लिस्टेड कंपनीज हैं और या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है या फिर अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन उसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से एक्सीड कर रही है तो 1 अप्रैल 2019 से एप्लीकेबल है। मींस लिमिट्स वही हैं लेकिन अदर कंपनीज पर जो लिमिट 2016 की डेट से एप्लीकेबल है वो एनबीएफसी के लिए 2018 है और जो उनके लिए 2017 है वो एनबीएफसी के लिए 2019 है। मींस एनबीएफसी को 2 साल लेट एप्लीकेबल करने पड़ रहे हैं इंडेस। एनबीएफसी कौन सी है हमारे पास? जैसे एचडीएफसी लिमिटेड है हमारी, ये एक एनबीएफसी कंपनी है। बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस है, ऐसे बहुत है, मन्नापुरम गोल्ड लोन फाइनेंस है, फिर बजाज फिनसर्व है। तो बहुत सी एनबीएफसी है हमारे पास, जैसे डीएचएफएल है और एसडीबी है, चोलामंडलम है, मैग्मा फाइनेंस है। तो ये सारी एनबीएफसी हैं, इन सब के ऊपर 1 अप्रैल 18 से जो जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज़्यादा है और 1 अप्रैल 19 से जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा है या फिर वो लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारा 4 शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स। जो हमारी बैंकिंग कंपनीज हैं एक्सक्लूडिंग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड रीजनल रूरल बैंक। and insurance companies from 1 अप्रैल 2018 और ये भी मैंडेटरी बेसिस पर। सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स के लिए ये 1 अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल है। इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी 1 अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल और मैंडेटरी है, कोई लिमिट नहीं है। मीन जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, चाहे वो लिस्टेड है अनलिस्टेड है, नेटवर्क 500 करोड़ से ज़्यादा है कम है, 250 करोड़ से ज़्यादा है कम है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल 1 अप्रैल 2018 से मैंडेटरी है, एक्सेप्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक। सिर्फ इनके ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं है। तो लिख लेना अभी तक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड रीजनल रूरल बैंक्स, जिसे हम आरआरबीज भी बोलते हैं, आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई इंडेस। इन लोगों को अभी भी, इन बैंक्स को अभी भी इंडेस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं जो छोटे छोटे लेवल पर अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, कोऑपरेटिव कंपनीज की तरह से क्रिएट हैं। तो इसीलिए या ये रूरल एरिया पे हैं, हमारे रीजनल रूरल बैंक हैं जो हमारी रूरल एक्टिविटीज़ को देखते हैं, जिनमें रूरल जो हमारे एरिया के किसान वगैरह हैं उनको ग्रांट्स वगैरह दी जाती हैं। तो ये बहुत छोटे लेवल पर है, इन पर अभी इंडेस एप्लीकेबल नहीं किए गए हैं। अभी तक भी इनके ऊपर कोई नोटिफिकेशन ऐसी नहीं है कि इन पर कब से इंडेस एप्लीकेबल होने हैं। तो अभी ये पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से फॉलो कर रहे हैं। तो
तो बच्चों ये था हमारा इंडियस की इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने पहले बात की कि इंडियस क्यों इंडिया में लेकर आए थे, हैं क्या जो IFRS कन्वर्ज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कैसे आए, इसका प्रोसेस कैसा है, AS जैसा ही है बिल्कुल सेम, कि ICAI बना रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर रहा है NFRS से कंसल्ट करने के बाद, और कंपनीज पर एप्लीकेबल है, नॉन कंपनीज पर अभी तक पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही एप्लीकेबल हैं। और जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन कैसे है, फर्स्ट अप्रैल 15 से रिकमेंडेटरी थी या वॉलंटरी थी, मर्जी से आप कर सकते हैं। 16 से उन कंपनीज पर मैंडेटरी थी जो 500 करोड़ से ऊपर नेटवर्थ थी, बाकी कंपनीज भी 16 से अपनी मर्जी से अप्लाई कर सकती थी, वॉलंटरी या रिकमेंडेटरी। ऐसा नहीं है कि जिन पर मैंडेटरी नहीं है उन्हें एप्लीकेबल नहीं करना। तो जिन्होंने एक बार अप्लाई करना शुरू कर दिया वो कंटिन्यू फिर उसी अप्लाई करते चलेंगे। फर्स्ट अप्रैल 17 से जिनकी जो लिस्टेड कंपनीज थी इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग उन पर थी, और जो जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज़्यादा थी उन सभी पर, और उनकी पेरेंट कंपनीज या ग्रुप कंपनीज पर भी। इसके अलावा फर्स्ट अप्रैल 18 से सभी NBFCs और बैंक्स पर एप्लीकेबल थी, और NBFCs के लिए फर्स्ट अप्रैल 18 की लिमिट थी कि 500 करोड़ से ज़्यादा जिसकी नेटवर्थ है उन पर थी, और फर्स्ट अप्रैल 19 से NBFCs पे जिनकी जो लिस्टेड NBFCs हैं 250 करोड़ से ज़्यादा नेटवर्थ है उन पर एप्लीकेबल है। बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनी में फर्स्ट अप्रैल 18 से ही मैंडेटरी है, लेकिन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स पर ये अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारे पास ये इंट्रोडक्शन थी बच्चों इंडियस की। हमने बात की कि अभी मैं आपको बता रहा था कि जो अदर देन कंपनीज हैं, हमारी पार्टनरशिप फर्म, प्रोप्राइटरशिप फर्म या और भी LLPs वगैरह, इनके ऊपर अभी भी पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से लग रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बताते हैं कि जो हमारे पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी धीरे धीरे IFRS के जैसे ही बनाए जा रहे हैं, चेंज करके। जैसे अभी हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि ये 6 डिलीट होकर 10 में मर्ज हो चुका है। तो पहले हमारे ये 6 होता था अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन और 10 होता था अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट। अब उन दोनों को डिलीट करके एक नया AS 10 लेकर आए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, जो बिल्कुल सेम हमारा इंडियस 10 जैसा है, जो मतलब इंडियस है हमारा, सॉरी इंडिया 16 जैसा है, इंडिया 16 है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का, बिल्कुल सेम उसी के जैसा है। तो धीरे धीरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ICAI को ये ऑर्डर दे दिया है कि आप धीरे धीरे सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी इंडियस जैसा ही कर दें, ताकि इन फ्यूचर जैसे इन कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एकदम इंडियस में जाने में बहुत से इश्यूज आए, प्रॉब्लम्स आई। हमारे एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी इतने रेडी नहीं थे, क्योंकि जब इन पर एप्लीकेबल हो तब तो हमारे सिलेबस में भी ये नहीं थे, हम पुराने पढ़कर जाते थे, अब कंपनीज में नए अप्लाई करने पड़ रहे थे हम लोग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इसी अकॉर्डिंग बना दिए जाएं, ताकि आगे हमारे प्रोफेशनल्स को, कंपनीज को दिक्कत ना हो पुराने स्टैंडर्ड से नए में कन्वर्ट करने में। तो धीरे धीरे पुराने को भी नए जैसा ही बना दिया जाएगा। IPCC में आप लोगों को पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, फाइनल में जाकर आप लोगों को इंडियस पढ़ने हैं। तो अगर पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियस एक जैसे हो जाएंगे तो फाइनल में आप लोगों को भी ज़्यादा इश्यूज नहीं आएंगे। अभी जो बच्चे हैं उन्हें थोड़े फाइनल में FR करने में थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आती है, वो इसीलिए क्योंकि उनका बेसिक जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बना हुआ है, और एकदम से सारे नहीं पढ़ाएगा। धीरे धीरे बेसिक्स उन्होंने कुछ +1 +2 में पढ़ा, फिर फाउंडेशन फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप में पढ़ा, लेकिन इंडियस का सारा बेसिक एज इट इज उन्हें सारा का सारा फाइनल में पढ़ना पड़ता है इकट्ठा ही। तो इसीलिए थोड़ा सा इशू आता है, वो थोड़ा सा हैवी लगता है। अदरवाइज धीरे धीरे आने वाले 4-5 सालों में ये थोड़ा सा सिस्टमाइज हो जाएगा, तो फिर आप लोगों के लिए ये इजी हो जाएंगे। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही था हमारा। हम नेक्स्ट क्लास में हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, जो हम अपना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।